फिरते हैं वो सुए लालजार, फिरते हैं तेरे दिन ए बहार, फिरते हैं तेरे दिन ए बहार, फिरते हैं उस गली का गदा हूँ मैं, जिसमें उस गली का गदा हूँ मैं, जिसमें मांगते ताजदार, फिरते हैं मांगते ताजदार, फिरते हैं वो सुए लालजार, फिरते हैं हर चरागे मज़ार पर कुदसी हर चरागे मज़ार पर कुदसी, कैसे परवाना वार, फिरते हैं कैसे परवाना वार, फिरते हैं वो सुए लालजार, फिरते हैं फूल क्या देखूं मेरी आँखों में, फूल क्या देखूं मेरी आँखों में, दश्ते तैबा के ख्वार, फिरते हैं दश्ते तैबा के ख्वार, फिरते हैं वो सुए लालजार, फिरते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे शैदा हजार, फिरते हैं तुझसे शैदा हजार, फिरते हैं वो सुए लालजार।
फिरते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यू न्यूज़ की स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन जिसका नाम है पैगाम रमज़ान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ हिना सलमान और मैं हूँ आपके साथ अनवार खावर। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कारी मोहम्मद उस्मान चिश्ती साहब का, जिन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से आज की इस ट्रांसमिशन का आगाज़ किया है। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामिक स्कॉलर हैं साहबजादा अहमद साबिर चुगताई साहब। आज हम आखिरी अशरे की मुनासबत से उनसे भी रहनुमाई लेंगे कि कौन कौन सी इबादत हैं जो हमें आखिरी अशरे में करनी है। ताकरातों के हवाले से भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करेंगे जनरल सेक्रेटरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट खालिद महमूद रसूल साहब हैं, उनसे भी बात करेंगे उनके इस ट्रस्ट के हवाले से। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यू न्यूज़ नसरुल्लाह मलिक साहब से भी हम गुफ्तगू करेंगे, जिन्हें आज हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उनके 32 साला सहाफ़ती करियर पर तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया है। वो भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, उनसे भी इस मौजू पर बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे आज 23 मार्च के हवाले से, जो कि यौम पाकिस्तान है। वो दिन जब लाहौर के मंटो पार्क में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी और आज से ठीक 85 साल पहले इस दिन ने बरसीगिर के मुसलमानों को एक नई मंजिल दी, एक नया वलवला दिया, एक नया जोश दिया, जिसका ख्वाब हमारे कायदीन ने देखा। और फिर लाखों कुर्बानियों के बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क़याम मुमकिन हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही अनवार, और आज का दिन हमारी तारीख का एक बहुत सुनहरी बाब है जिसने हमें एक आज़ाद वतन दिया है। और इस करारदाद ने मुसलमानों को अलहदा वतन का ख्वाब दिखाया, बल्कि उनकी ताकत और इत्तेहाद को भी दुनिया के सामने साबित किया। और ये हमारे लिए बड़े बाइसे फ़ख्र है कि आज का दिन हमारी बुज़ुर्गों की जो कुर्बानियाँ हैं उनको सराहते हैं, उनको याद करते हैं, जिन्होंने अपने माल और जान का नजराना इस मुल्क की खातिर पेश किया। बिल्कुल ऐसी, और हर साल की तरह इस साल भी हमने देखा कि 23 मार्च को यौम पाकिस्तान का जो आगाज़ है तोपों की सलामी से हुआ। लाहौर के महफूज शहीद गैरिजन में 21, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी दी गई। जबकि मज़ार इकबाल पर और मज़ार कायद पर जो गार्ड्स की तब्दीली की तकरीबात हैं वो भी यहाँ पर मुनक़िद की गई थी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो शहर में भी थोड़ा गहमा गहमी नज़र आएगी। जो लोग हैं वो रुख करते हैं पार्क्स का और ऐसी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स का, जहाँ अपने बच्चों को हिस्ट्री के बारे में बता सकें, दिखा सकें कि ये जो हमारा मुल्क जिस मार्ज़ वजूद में आया है, जिसकी वजह से आया है, और ये जो चीज़ें ये कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी नस्लों को और उनके लिए भी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का ज़रिया है। और हमें बताना चाहिए कि हम इस मुल्क की खातिर जो जाने, जो नजराना पेश किया गया था, वो कितना मुश्किलात का सामना उन लोगों को पकड़ना पड़ा। बिल्कुल। इसके अलावा आज की ट्रांसमिशन में हम बात करेंगे रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की फजीलत के हवाले से, अहमियत पर। 22वां रोज़ा भी है और यह अयाम ख़ास तौर पर इसलिए अहम है कि हम रमज़ान मुबारक के उस अहम अशरे में मौजूद हैं, दाखिल हैं, जहाँ मग़फ़िरत और दोज़ख से निजात का अशरा जिसे कहा जाता है, ताकरातों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और साथ ही साथ लोगों का जो इत्तिकाफ़ में बैठने का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। सबसे पहले अभी हम बढ़ेंगे अपने तलों के किचन की तरफ, जहाँ सना इस वक्त मौजूद हैं, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज वो कौन सी रेसिपी तैयार। बिल्कुल ऐसी, और सना का मूड हमेशा से खुशगवार होता है, तो आज भी उस खुशगवार मूड के साथ सना तलों के किचन की ओपनिंग करेंगी। तो अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक, आप कैसी हैं ना? बिल्कुल ठीक ठाक। किचन का ज़रूरी अमल, लाइव बॉय हैंड वॉश। जी जी ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और हमारी रेसिपीज़ भी आपको पता है, चिकन को भी हम लोगों ने मैरिनेट करना होता है और खाने वगैरह भी करने होते हैं, तो इसके लिए तो हैंड वॉश, बैक्टीरियल फ्री रहना है और बैक्टीरियल को हमने कहते हैं ना कि वॉश आउट करना है। इसके लिए लाइफ बॉय जो है वो एक बेहतरीन अमल है। बिल्कुल ऐसा ही है सना। तो किचन में आज कौन से लवाजमात तैयार हो रहे हैं और क्या बना रही हैं आज? आज मैं बना रही हूँ हैदराबादी बिरयानी। हैदराबादी बिरयानी, हाँ जी। जिसके जो पहले तो मैं आपको चावल बता दूं कि इसके चावल किस तरह करने हैं। आपने देसी घी में प्याज को पहले सौते करना है, उसको ब्राउन नहीं करना आपने, ठीक है। उसके अंदर आप टमाटर जो हैं वो चॉप करके डाल दें और खड़े मसाले, आप इसको दही डाल के इसको हल्का सा भून लें, ठीक है। उसके बाद आप राइस डाल के और आप इसको पका लें। जब आप देखें ये पक गया, इसको दम पे लगा दें। जो इसकी ग्रेवी हम लोगों ने रेडी करनी है ना, वो हमने करनी है थाई बोनलेस की। थाई बोनलेस जी, ठीक है। और इसमें हम ऐड करेंगे सारे मसाले, हमारे जो भी हमारा टेस्ट है उस हिसाब से। लेकिन जो इसमें मेन चीज है ना हिना, वो ये है कि हमने ग्रेवी को थिक करने के लिए थोड़ा मिल्क, ठीक है, क्रीम, कोकोनट पाउडर और चावलों का आटा, ये हमने इसके अंदर डालना है। जब हम देखें कि हमारी ग्रेवी डन हो रही है, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ताकि हमारी ग्रेवी वो थिक हो जाए। ठीक है, ठीक है। और फिर इसकी जो हाँ ग्रेवी लग भी रही है, बहुत थिक है। हाँ, और चिकन बहुत जूसी लग रहा है, बहुत टेंडर लग रहा है। आई थिंक थाई पीसेस आपने लिए हैं, और थाई पीसेस जो होते हैं वो बच्चों के लिए भी खास तौर पे पसंद होते हैं क्योंकि वो इजीली चुएबल होते हैं। जी जी। और आई थिंक हैदराबादी बिरयानी बनती वैसे है। जी बिल्कुल ऐसे ही बनती है। ये देखिए मैं थोड़ा सा मिल्क ऐड कर रही हूँ
थोड़ी सी क्रीम ऐड करूँगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्रीम भी आपने ऐड की। हाँ क्रीम जी, कितनी ऐड करनी है? क्रीम आप 1-2 टेबल स्पून ले लें, टी स्पून ले लें। ठीक है, ठीक है। और ये क्वांटिटी कितनी रखनी है? अगर घर के अफराद 10 हैं या 12 हैं या कोई फैमिली आपके घर इफ्तार पे आती है तो कितनी क्वांटिटी पे बिरयानी बनानी अब जैसे कि आप 2 kg राइस ले लें, ठीक है, और 2 kg ही चिकन लें, क्योंकि चिकन जो राइस है में कितने ग्लास चावल होंगे? 8 ग्लास। 8 ग्लास होंगे। अच्छा हिना, इसका एक है कि चिकन आपने राइस में ऐड नहीं करना है, आपने लेयरिंग के साथ करना है। जब आप लगानी है, हाँ जी, तह लगानी है, तो वो जब चिकन हमारा रेडी होगा, जब मैं प्लेटिंग करूंगी फिर आपको दिखाऊंगी। ठीक है, आप इसकी तह बताइएगा कि कैसे आपने लगाई है। और इसमें कलर भी ऐड होता है, थोड़ा सा कलर भी फूड कलर होता है उस ये ज़ाफ़रान के साथ, ज़ाफ़रान और रोज वाटर के अंदर हम मिक्स करके वो करते हैं। ठीक है। और सबसे खास बात इस बिरयानी की है कि इसमें आप थोड़े से नट्स भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो भी आप बताएं कि नट्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं? आप इसमें बादाम भी ऐड कर सकते हैं। बादाम जब आपने ऐड करने, इसमें बादाम पाउडर करना है, क्योंकि जब हम वो खाते हैं तो वो हमारे मुंह में आता है तो फ्लेवर अच्छा नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए हम इसके साथ पाउडर यूज करेंगे। इसमें काजू है, काजू के साथ हमारा ये किशमिश भी है, किशमिश भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किशमिश है, मूंगफली है और काजू है और साथ कोरिएंडर है जी। तह लगाएंगे हम बिरयानी की और आप देखेंगे कि तह कैसे लगाते हैं और हैदराबादी बिरयानी कैसे तैयार होती है वो भी बताएंगे। और इसके साथ साथ मैं एक जिक्र करना चाहूँगी सुपेरियर यूनिवर्सिटी का, जो हमारे कलनरी स्कूल ऑफ आर्ट्स है, वहाँ रोज़ एक मेंबर हमारे साथ हमारे किचन में हेल्प के लिए आते हैं। तो कलनरी स्कूल ऑफ आर्ट्स में वो पढ़ रहे हैं BS और वो हमारे आज तलो किचन में हेल्प करा रहे हैं। और बिरयानी कैसे तैयार होगी आपको दिखाएंगे। छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं पैगाम रमज़ान। पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में भी हमने आपको बताया था कि नसरुल्लाह मलिक साहब जो कि न्यू न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ हैं, वो इस वक्त हमें शो में ज्वाइन कर चुके हैं। उन्हीं का इंतजार किया जा रहा था और आज हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उनके 32 साला सहाफ़ती करियर, उनकी खिदमात के हवाले से आज तमगा इम्तियाज़ से उन्हें नवाजा गया। हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद है। मलिक साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। बिल्कुल आपको मुबारक हो जी, ये तो आपकी सारी टीम को बल्कि मुबारक हो न्यू की। बिल्कुल ऐसी है। बट मलिक साहब जो सफ़र आपने तय किया 32 साल का, उसमें आप मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में भी रहे हैं, हम सब भी जैसे हम सब ही आपकी टीम का हिस्सा रहे हैं, हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी है। सबसे पहले जो आज के दिन को लेकर आपकी फीलिंग्स हैं, मैं वो चाहूँगा वो आप पहले डिस्क्राइब करें। देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसी की रहमत के साथ ये सब कुछ है। वरना अगर अपना जायज़ा लूँ तो शायद मैं नहीं समझता कि शायद हम इसके हकदार भी हैं। इवन अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी है, जो मकाम दिया है, या ज़िंदगी के जो मामलात में कुछ कामयाबियाँ दी हैं, सारी अल्लाह ताला की करम नवाज़ी है। उसकी रहमत के बगैर कोई चीज़ मुमकिन नहीं होती। इंसान कोशिश कर सकता है और कोशिश कितनी कर सकता है और कितनी उसके अंदर एबिलिटी हो सकती है। दावेदार तो इंसान बहुत होता है जी कि मैंने ये किया, मैंने जिद्दोजहद की और मैंने जो है दिन रात काम किया और मैं अपने आप को बड़ा फन खान समझता इंसान। लेकिन इंसान अब देखें, अरबों दुनिया की जो है वो लोगों की दुनिया है जिसमें बेशुमार लोग, बड़े मेहनती लोग होते हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, बड़े दिन रात काम करने वाले होते हैं। लेकिन अगर अल्लाह की रहमत ना हो तो शायद कोई कामयाबी जो है उससे हम करें। लेकिन मलिक साहब, कोशिशों की जो फहरिस्त है वो बड़ी लंबी है। जब हम आपके सहाफ़ती करियर पर नज़र डालते हैं, उन इदारों को देखते हैं जहाँ पर आपने काम किया है, जहाँ से आपने शुरुआत की हैं, जितनी बड़ी कवरेजेस आप तमाम TV चैनल्स को देते रहे हैं, लाल मस्जिद का उसमें वाक़या है, लॉन्ग मार्च आपने कवर किया, 2005 का ज़ल्ज़ला है, बहुत से बैनुल-अक़वामी इवेंट्स हैं, इलेक्शन ट्रांसमिशंस हैं, एक बड़ा लंबा सफ़र था और 3 दहाइयाँ जी। वो भी बहुत देखिए, मैं जब से मैं इस फील्ड के अंदर आया, मेरी कोशिश ये थी और ख्वाहिश भी थी कि आम आदमी की बात भी की जाए, आम आदमी की बात हुकूमत तक पहुंचाई जाए। उसमें कई मुश्किलात भी पेश आती हैं, हर वक्त हुकूमत तक बात पहुंचाई भी नहीं जा सकती, रुकावटें भी आती हैं, प्रेशर्स भी आते हैं, दबाव भी आते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब मैं इवन ARY के साथ था तो मेरा प्रोग्राम एक सब अच्छा के नाम से रोड शो होता था। बिल्कुल, उसमें वही जो पिछड़े हुए तबकात हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी बात कोशिश की जाती थी कि हुकूमत तक पहुँचे। तो मेरे ख्याल में मीडिया का काम भी ये है कि आवाम की बात हो, ये मसाइल हों, उनको उजागर किया जाए। अनफॉर्चुनेटली हम ज़्यादा पोलिटिसाइज हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं। पॉलिटिक्स हर वक्त पॉलिटिक्स। बल्कि आज तो आप किसी थड़े पे बैठ जाएं, पैर उसे कहें यार चाय पिलाओ कप, तो पहले पूछता है हाँ जी की बनेगा, फलां अंदर दी खबर की, सियासत का क्या बनेगा।
मेरे ख्याल में बड़ी खूबसूरत किसी ने बात की है, वो कहा ना जब किसी सोसाइटी को तबाह करना तो इंटेलेक्चुअलिज्म जो होता है ना वो महदूद हो जाता है, चंद लोगों के पास चला जाता है। हमारे यहाँ शायद ये हुआ है कि फिर आम आदमी उससे दूर चला जाता है, तो हम सारे सियासत में फिर चले गए। तो मेरा ख्याल है ये कोशिश होनी चाहिए और आज भी कोशिश करें कि गैर जानबदारी के साथ, दयानतदारी के साथ अपना काम करें। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं समझता हूँ कि नीयत ठीक थी, कोशिश की, कामयाबी अल्लाह ने दी, इसमें कोई शक नहीं है। हमसे कहीं अच्छे लोग आज भी काम करने वाले हैं, ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, ज़्यादा ब्रेन भी हैं, लेकिन अल्लाह ताला जो है ना जिसको नवाज दे। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन मलिक साहब जैसे अभी हम बात कर रहे हैं और आप बिल्कुल ये कह रहे हैं अल्लाह पाक का करम है, इसमें शामिल है, लेकिन जिन ऐवानों पर तनकीद करते रहे उसी ऐवान से सराहा जाना ये भी बड़ी बात है। देखिए मैं समझता हूँ कि ये जो एजाज़ात होते हैं ये किसी वक्त हुकूमत वक्त की बात नहीं होती, ये रियासत आपको जो है वो जो मुल्क आपका है पाकिस्तान वो रिकग्नाइज़ करता है। और ये कोई हुकूमत के साथ ना हमारी कोई जंग है, मैं तो इस बात के खिलाफ हूँ कि कोई हम हुकूमत से जंग लड़ना चाहते हैं। साफ़ी का काम जंग लड़ना नहीं है, साफ़ी का काम अपनी बात पहुँचाना, आवाम की बात पहुँचाना, खबर जो हो सकती है उसको सामने लेकर आना। हम एक्टिविस्ट नहीं हैं, ना हम किसी सियासी जमात को गिराने के लिए, ना हम किसी सियासी जमात को बनाने के लिए, इल्ला ये कि जब तक मैं ये काम कर रहा हूँ। देखिए अगर मुझे सियासत करनी है तो फिर मैं मीडिया छोड़ कर सियासत शुरू कर दूँ। किसी हुकूमत पर तनकीद ज़रूर हो सकती है, किसी फ़र्द पर तनकीद हो सकती है, किसी सियासी जमात के ऊपर तनकीद हो सकती है, लेकिन मेरा मकसद न किसी हुकूमत को गिराना है, न किसी हुकूमत को बनाना है। ये सियासतदानों का काम है। हम ये जो डिवाइड हुए ना पिछले कुछ अरसे से कि जी कुछ लोग समझते हैं जी मेरा लीडर बड़ा नेक है, दूसरा समझता है जी वो हमारा जो मुखालफ है ये बड़ा नेक है। मेरा काम ये या आपका काम ये नहीं है, ये पब्लिक फैसला करे, पब्लिक जिसको सपोर्ट करती है उसको सपोर्ट। आगे आने वाले दिनों में या आगे एरा में आप सहाफत को कहाँ देख रहे हैं? मेरे ख्याल में देखें वो कहते हैं टॉप इज़ ऑलवेज वैकेंट। अगर आप जो है वो काम अच्छा करें उसकी गुंजाइश हमेशा रहती है। मैं तो आज भी कहता हूँ अच्छे एंकर्स की ज़रूरत है, अच्छे रिपोर्टर्स की ज़रूरत है, अच्छे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। आप देखिए मैं तो शुरू में जो कि कहा था सारा अल्लाह का करम है, लेकिन कुछ 2-3 चीज़ें मैं जिक्र कर दूँ। मैं ज़लज़ला को समझता हूँ कि मेरा था ज़लज़ले की रिपोर्टिंग 2005 वाला। मुझे याद है जब ज़लज़ला आया तो मैं लाहौर घर में था, छोटी सी मेरी बेटी थी, तो बेटा भी छोटा सा था, तो मैं भाग के बाहर निकला तो मैं मोबाइल पे अपने हेड ऑफिस फ़ोन कर रहा था कि लाहौर में ज़लज़ला आ गया। तो पीछे से दोनों बच्चों को लेके मेरी बीवी आई, उसने कहा बच्चों को संभालो, घर पूरा लर्ज़ रहा था। तो मैं अपनी वो ड्यूटी दे रहा था कि भाई मैं बता दूं कि यहाँ लाहौर में भी ज़लज़ला है। तो आगे से मुझे उन्होंने बताया कि कश्मीर की तरफ बहुत बड़ा ज़लज़ला है। तो मैंने कमरे में जाके बेगम से कहा कि मेरा सामान मुझे दे दो, मुझे मुजफ्फराबाद जाना है। उसी वक्त मैं लाहौर से निकला, मुजफ्फराबाद शहर के पास पहुँचा। हम यहाँ से हमारे पास ARY में था, DSNG हमारे पास इस शक्ल में नहीं थी जो आज गाड़ी पूरी बनी होती है। वो एक उसका बक अलग था, उसका डिश अलग थी, इनकोडर अलग था। तो वो तीनों पीसेस लेके हम वहाँ पहुँचे। रमज़ान एक ड्राइवर मेरे साथ था, वाला उसको जन्नत नसीब करे, फोत हो गया। तो आगे से रास्ता बंद था। फिर हम उसे उठा के लेके मुजफ्फराबाद में पैदल पहाड़ियों से गुजरते दाखिल हुए। और पहले सेटेलाइट वहाँ पे लिंक लगाने वाला ARY न्यूज़ था, जिसकी वजह से फिर सारी वीडियोस जो है कवरेज वो पूरी दुनिया में गई। ठीक है। और मैं ऑलमोस्ट 50 दिन मैंने वहाँ कवरेज की। ईद का दिन भी वही गुजारा। और पहले रोज़ तो वहाँ रोज़ा था, रोटी भी नहीं थी। तो मुझे याद पड़ता है ऐसे वो कैंप में जो लोग लाइनों में ला के रोटी ले रहे होते हैं, मैं भी उसमें रोटी लेने वालों में शामिल था। तो वह ना खाना मिलता था। फिर कुछ दिनों के बाद सारा निज़ाम मैंने मुजफ्फराबाद की सड़कों पे, बिल्डिंग्स के नीचे, बल्कि मुजफ्फराबाद ख़वातीन की जो यूनिवर्सिटी थी उसकी बच्चियों की आवाज़ें खुद सुनी, बिल्डिंग गिरी थी नीचे, उनकी आवाज़ें आ रही थी। तो फिर हमने रिलीफ का भी बड़ा काम किया वहाँ पे, रिपोर्टिंग करनी, फिर यहाँ से लोग सामान भेजते थे, वो हम लोगों में बांटते थे वहाँ पे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ने ये तौफीक दी कि उस ज़लज़ले की ना सिर्फ रिपोर्टिंग करने का मौका मिला, भी काम है बल्कि वहाँ पे रिलीफ का काम किया। बल्कि एक जुमला में आपका पुराना शार्ट है बड़ा, कहता हूँ लोगों ने भी बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं लाहौर आपस में ARY में बैठता था, खातून मेरे पास आई, क्योंकि आपकी वो है ना बुटीक, आप डिज़ाइनर भी हैं, ये कपड़े डिज़ाइन करती हैं, बनाती हैं अपने। तो वो खातून के पास बड़े खूबसूरत कपड़े थे, तो लेके आई मेरे पास। उसने कहा जी मैं ये इतने 100-150 जोड़े हैं, ये भेजना चाहती हूँ वहाँ पे। तो मैंने कपड़े देखे, मैंने कहा ये तो बड़े महंगे कपड़े हैं। उसने कहा बेटा जो मैं अपनी बेटियों को या अपने घर के लिए कपड़े खरीदती हूँ मैं ये ख़रीद के लाई हूँ।
क्या बात है। तो ये वहाँ पहुँचाने हैं, तो वो मैं वहाँ पहुँचाने हैं, तो वो वहाँ ले गए, वहाँ पे लोगों में बांटे, फिर जो जबरदस्त मुतासिर, यानी कि जिस को भी जो समझ आया उन्होंने वहाँ बड़ा कंट्रीब्यूट किया। मलिक साहब 2005 वाला तो इंसिडेंट आपने बताया, इसके अलावा कोई यादगार लम्हा या कोई मुश्किल लम्हा आपके इस 32 साल सहाफ़ती करियर में? मैंने पाकिस्तान में आने वाले जितने सैलाब हैं, मतलब आपको ये मुजफ्फराबाद वाला सैलाब, अभी रिसेंटली जो सैलाब आया था राजनपुर के एरिया में, और 2010 का जो सैलाब था उसकी मुजफ्फरगढ़ और महमूद कोट के इलाके में उसकी कवरेज की, बलूचिस्तान के सैलाब की मैंने कवरेज की, जब भी ये कुदरती आफत आई है मैंने पाकिस्तान में उसकी सारी कवरेज की है। तो वहाँ मुश्किल ये था कि ये लसबेला की तरफ जाते हुए वहाँ इतना पानी था, और पानी से वापस तो गर्मी से नीचे से आती है, तो मैं ऑलमोस्ट वहाँ बेहोश होकर गिरने लग पड़ा। ज़मीन पे बैठ गया, काफ़ी देर के बाद थोड़ा सा समझ आया कि यार नहीं ठीक है। वो बड़ा मुश्किल कवरेज थी। फिर इफ्तिखार चौधरी साहब की जो बहाली की मूवमेंट थी, वकला तहरीक, वो बड़ा एक मुश्किल काम था। उस दिन भी तकरीबन मैं कोलैप्स कर गया। लाल मस्जिद को मैंने 7 दिन भी, उस दिन भी सड़क के ऊपर बैठ के कवरेज की। तो कई दफ़ा वहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस कहते थे यहाँ से हट जाएं, क्योंकि वहाँ उनके ऑपरेशन जारी था और वो बड़ा मना करते थे आगे ना जाएं। बल्कि ये था कि मैं एक छत के ऊपर से, जब हम उसको मैं और साबिर शाकर छत पे बैठ के अंदर से कैमरे से उसको फिल्मा रहे थे अंदर की सूरत को, तो हमें फिर गिरफ्तार कर लिया गया कि भाई आपकी इस फुटेज चलने से जो है वो ऑपरेशन में रुकावट है। तो ये वाक़यात थे। फिर जब ये लाहौर वाले धमाके हुए, बेदियाँ पे हमला हुआ, दहशतगर्दी के वाक़े, दहशतगर्दी के 6-7 वाक़यात, बेनज़ीर पे जब कारसाज कराची में हमला हुआ, मैं वहाँ पे कवरेज पे था, वहाँ पे मेरे साथ एक कैमरामैन था। अब अल्लाह ने बचाया हुआ था, वो बेचारा उसके साथ था जुलूस के साथ, मैं मज़ार क़ायद पे पहुँच गया कि मैं थक गया, मैं आराम से वहाँ रेस्ट करता हूँ जाके। पीछे से धमाका हो गया, वो बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया। आरिफ हुसैन हमारा अच्छा, आरिफ खान हमारा अच्छा बेचारा दोस्त था, कैमरामैन था। मुश्किलात तो थी ये काफ़ी, और जो ख़ास तौर पे इफ्तिखार चौधरी साहब की कवरेज है, बड़ी लंबी कवरेज थी बहुत। और मुझे याद पड़ता है, मैं हाई कोर्ट की छत के ऊपर से जब कवरेज रात को कर रहा था, तो फ़खर इमाम साहब और आबदा हुसैन साहब आए। अब फ़खर इमाम साहब बूढ़े थे, अब छत के ऊपर हम तो लटक के चढ़ गए थे, तो अब ये था कि छत के ऊपर ट्रांसमिशन के लिए फ़खर इमाम साहब को कैसे चढ़ाया जाए। तो हमें 4-5 बंदों ने खींच के दीवार से फ़खर इमाम साहब को ऊपर ले गए। तो ये अल्लाह का शुक्र है, उसमें बड़ी अच्छी हम कवरेज करने में कामयाब हुए। और जितनी भी कवरेजेस हम आपकी देख रहे हैं, इसमें कोई भी आसान कवरेज हमें तो नहीं, क्योंकि हम स्टूडियो में बैठ के भी अगर कर रहे होते हैं, हमें काम अपना कितना मुश्किल लग रहा होता है। और बिल्कुल अच्छा, मैं आपसे इसमें एक और अर्ज करूँ, अभी मैं आपके ये जो आपका इदारा है जी, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको लुक आफ्टर करता हूँ। आपको याद होगा जब महमूद कोट वाला ये अभी जो सैलाब आया था, तो मैं खुद वहाँ कवरेज करने गया, मैंने प्रोग्राम्स वहाँ से जाके किए। मैं आज भी समझता हूँ कि मैं एक रिपोर्टर हूँ, और मुझे आप प्रोग्राम से हटा के, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से हटा के अगर आप रिपोर्टिंग में भेज दें, तो मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ कि मैं जाके लोगों की बात करूँ, लोगों से बात करूँ, स्टोरीज दूँ, खबरें दूँ। तो मेरे ख्याल में यही एजाज़ है मेरा कि मैं एक रिपोर्टर था, और मैंने गली कूचों से लेके, शहरों से लेके देहातों तक, पाकिस्तान से लेके अमेरिका के इलेक्शंस तक, सार्क कंट्रीज के ममालिक की कवरेज की, अफगानिस्तान के इलेक्शन की कवरेज की, जब पाकिस्तान और इंडिया के मामलात 2003-4 में बहाल होना शुरू हुए, उसकी कवरेज करने का मुझे ये मौका मिला। फिर जो पहली टॉक्स शुरू हुई शौकत अजीज साहब के साथ, उसमें जाने का मौका मिला। तो ये है कि रिपोर्टिंग मुझे आज भी अच्छी लगती है। सर ऑब्वियसली फ्रंट लाइन जो मैन होते हैं उनकी बड़ी कुर्बानी भी होती है। इशू बहुत ज़्यादा होता है कि वो घर को टाइम नहीं दे सकते। वो कहते हैं ना कि वतन की खातिर जहाँ भी उनको कुछ हो पेश होते हैं, चाहे वो रिलीफ हो, चाहे वो रिपोर्टिंग हो, चाहे वो किसी भी किस्म का कहते हैं ना कोई भी सोशल वर्क हो। तो सर आपकी जो खिदमात हैं वो सामने हैं, और वी आर वेरी प्राउड, वी आर प्राउड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। और छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं पैगाम रमज़ान। पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हमारे तलों के किचन में रेसिपी जो है वो तैयार है, और हमें सना बताएंगी। सना इतनी कहते ना गहमा गहमी हो रही है, बिरयानी बन रही है कि क्या बन रहा है सना? हैदराबादी बिरयानी बन रही है ना आज, जो कि ऑलमोस्ट डन है। ठीक है, फाइन डाइनिंग भी हमने की है और दूसरी प्रेजेंटेशन फाइन डिश आउट भी आपने की है, और जो नॉर्मल जो हम जिस तरह घर हमारे लोग अफराद ज्यादा हैं तो जिस तरह हमने अपनी टेबल को सजाना है वो भी हमने आपको बताया, तो दोनों आपने डिश आउट करके दिखा दिया है। फाइन डाइनिंग तो बहुत जबरदस्त लग रही है। थैंक यू हिना। अच्छा हिना, मैं आपको इसकी स्पेशल बात बता दूं, जो भी आपने ग्रेवी बनानी है या चिकन बनाना है तो उसमें आपने कनौर का क्यूब जरूर ऐड करना, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा जायके के लिए। जी, जायके के लिए आप कनौर का ऐड करें,
बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप भी बता दें, आपने ग्रेवी के बारे में बताना था कि ग्रेवी आपने कैसे बनाई? हाँ जी, ग्रेवी जो थी वो इस तरह थी कि आपने पहले प्याज और टमाटर आपने इसको ब्लेंड करके आप देसी घी में इसको हल्का सा भून लें। ठीक है, ठीक है। उसके बाद चिकन ऐड करने के बाद आप सारे मतलब जो भी मसाला है ना वो आप डालें। ठीक है, जब आप देखें कि आपका चिकन कुक होने लग गया है तो आपने मिल्क ऐड करना है, क्रीम ऐड करनी है, उसके साथ आपने राइस पाउडर और बादाम का वो पेस्ट हो वो भी ऐड कर लें, और कोकोनट मिल्क या क्रश करके भी बादाम आप ऐड कर सकते हैं। क्रश करके आप कर सकते हैं, ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप क्रश करके करेंगे वो आपके मतलब उसके वो जो टेक्सचर है वो मुंह में आएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आप ज्यादा है कि आप पेस्ट इसमें ऐड कर लें। ठीक है, ठीक है। और इसके साथ जो है वो कोकोनट मिल्क पाउडर है वो ऐड करेंगे ना तो उससे ग्रेवी आपकी थिक होगी। ठीक है, और लेयरिंग कैसे करनी है? लेयरिंग पहले राइस, उसके बाद आप ये चिकन ऐड करके फिर राइस की लेयरिंग करें, और फिर जो भी मतलब है गार्निश के लिए आप। हाँ, क्योंकि आपने देखा ना कि आपकी बिरयानी जो है वो चिकन ऊपर ही है और राइस नीचे ही है, वो इस तरह नहीं है कि प्रॉपर जिस तरह बिरयानी होती है कि मसाले के अंदर ही बिल्कुल वो हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सना आपका। और मैं आपको बता चलूँ कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ हमारे किचन में रोज़ हमारी हेल्प के लिए यहाँ मौजूद होते हैं, और स्कूल ऑफ culinary आर्ट्स जो है वहाँ ये BS कर रहे हैं। तो अभी तो हम बात करेंगे, लेकिन ब्रेक से वापस आके इनसे भी बात करेंगे कि इनको कैसा लग रहा है हमारे किचन में। तो लोग के किचन से सिर्फ इतना ही, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं पैगाम रमज़ान। तीरगी में उजाला हमारा नबी, रोशनी का हवाला हमारा नबी, गैबदा कमली वाला हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी। और बहरे गम में किनारा हमारा नबी, चश्मे आलम का तारा हमारा नबी, आमिना का दुलारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और दर पे गैरों के ज़हमत ना फरमाइए, अरे भीख लेने मदीने चले जाइए, कोई देता है तो सामने लाइए जी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी। और लाखों आए यहाँ और लाखों गए, पर ऊंचे ऊंचे शहंशाह यहाँ ना रहे, कितने दिए जले जल के फिर बुझ गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी,
नबी सबसे औला हो आला हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी सबसे औला हो आला हमारा नबी। अब्दुल वहीद साहब की आवाज़ में खूबसूरत नात हमने सुनी। और अब हम बात करेंगे, हमारे आज मेहमान ख़ास जो हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं, अगर हम सोशल वर्क की बात करें, कम्युनिटी बॉन्डिंग की बात करें और कम्युनिटी वर्क्स की बात करें तो उनका नाम सर फहरिस्त है। और किसी भी कहते ना कि वो तारफ़ के मोहताज नहीं है। खालिद महमूद रसूल साहब जनरल सेक्रेटरी हैं रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपने मेहमान बुलाया। सर ये बताएं कि आपके ट्रस्ट के अंदर स्कूल्स भी हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हैं, ऑटिस्टिक स्कूल्स भी हैं और इसके अलावा भी आप बहुत काम कर रहे हैं, तो ये सारा चीज़ें आप कैसे कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, इसका फ़ंड कहाँ से आता है और ये थॉट क्या था? जी, बुनियादी तौर पे थॉट प्रोसेस इस तरह की चौधरी रहमत अली मरहूम जो है हमारे तहरीक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा किरदार है, तो उन्हीं की याद में उनके कुछ चाहने वालों ने, दोस्तों ने 1976 में डॉक्टर SM के वास्ती साहब और उनके चंद एक दोस्तों ने ये ट्रस्ट कायम किया 1976 में टाउनशिप लाहौर में। आइडिया ये था कि जी हेल्थ केयर में और एजुकेशन में ख़ास तौर पे हम जो वल्नरेबल लोग हैं, मुस्तहिक लोग हैं, नादार हैं और जिन्हें मदद चाहिए, उनके लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूशन कायम करें हम। तो उसी के फिर नतीजे मकासद के नतीजे में 1986 में ये चौधरी रहमत अली मेमोरियल हॉस्पिटल जो है ये कायम हुआ। अच्छा, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस हॉस्पिटल को 39 ईयर्स हो गए हैं मुकम्मल, और इसमें एक मुकम्मल हॉस्पिटल है। इसमें हमारी OPD सर्विसेज हैं, हमारे डायग्नोस्टिक्स है, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, इन पेशेंट्स का है, ऑपरेशन थिएटर्स का है, ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं। अभी बल्कि इसमें बड़े मैसिव एक्सपेंशन पे हम जा रहे हैं, मैं आगे अब जाके उस पर बात करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हॉस्पिटल से पिछले 1 साल में 2,55,000 से ज़ायद जो पेशेंट्स हैं वो मुस्तफ़ीद हुए हैं। ठीक है, बिग नंबर। डेली, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें ये है कि हम कमर्शलिज्म की रश में नहीं है, तो उसमें सिर्फ 100 रुपए की एक नॉमिनल पर्ची है जिस पे आपको एक्सपर्ट डॉक्टर जो है ना वो देखते हैं। इसी तरह पे डायग्नोस्टिक्स है हमारे यहाँ, वो भी इंतहाई नॉमिनल मार्केट से कहीं ज़्यादा कम कीमतों पे, लेकिन इसके बावजूद जो लोग इसकी भी इस्तात नहीं रखते हैं तो उसकी भी एक फाइनेंशियल स्क्रीनिंग हम देख लेते हैं। जो ज़कात के मुस्तहिक हैं उन्हें ज़कात से जितना मुमकिन हमारे पास जो पूल में अवेलेबल है या उसके अलावा जो हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज बाकी है उसमें कर लेते हैं। तो ये तो है हमारा हॉस्पिटल साइड के ऊपर कि अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 39 ईयर से हम हैं। एजुकेशन साइड के ऊपर हमारे 3 इंस्टीट्यूशंस हैं जी। 92 में हमारा एक गर्ल्स हाई स्कूल है, 94 से हमारा एक बॉयज़ हाई स्कूल है और उसके बाद एक गर्ल्स कॉलेज था जिसे हमने 22 में कन्वर्ट कर दिया इनटू जूनियर स्कूल। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल पुट टुगेदर इस वक्त हमारा जूनियर स्कूल से लेके जो दोनों फीडर स्कूल है, बॉयज़ स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, उसकी पूरी एक स्ट्रीम है। और उसमें हमारी कोशिश ये है कि हम इस कमर्शलिज्म के दौर में कि जहाँ हमारे आसपास कोई भी स्कूल जो है वो 6,000 से लेके 12,000 की रेंज में है, तो हम ये एक इंतहाई नॉमिनल फीस के ऊपर हम बच्चों को जो है ना वो तालीम दे रहे हैं। उस पर भी ये है कि फिर 1/3 से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको कोई ना कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो दे रहे हैं। वो नीड बेस पे है, वो किनशिप बेसिस पे है, वो ऑर्फन बेसिस पे है, या किसी के फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ऐसी आती हैं, गुर्बत बेतहाशा है। वो इलाका ऐसा है कि जिसमें आप देखेंगे कि वल्नरेबल और नीड बेस्ड लोग बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा फिर ये कि एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए हमने इस साल जो है ना शुरू किए हैं स्कॉलरशिप। तो ऑल पुट टुगेदर अबाउट क्लोज टू 40% ऑफ द स्टूडेंट्स इन वन वे अदर किसी ना किसी तरह से, इतनी कम फीस होने के बावजूद दे हैव द एक्सेस टू द नीड बेस्ड रिसर्च। फीस 3700 है जी, इस जनवरी में हमने की है 3700 जी। तो इसके अलावा हमारा एक सेक्शन और है जी कि जिसमें स्पेशल बच्चे जो हैं उनकी एजुकेशन का है, वो हमारे एक और इदारे के साथ इश्तराक है। उनके साथ फिर ये है कि हमारा तकरीबन 20 से ज़्यादा बच्चे हमारे उसके हैं। उस पर हमारी कोशिश है कि इस साल उसको और बढ़ाना है। उस पर फिर आगे काफ़ी पेरेंट्स की तरफ से डिमांड भी है। ऑटिज़म का शिकार काफ़ी बच्चे हैं, अच्छा साउंड का काफ़ी प्रॉब्लम है, तो उसमें एक और इदारा है जिसके साथ हमारा इस वक्त इश्तराक होने जा रहा है। तो
तो हमारी पूरी कोशिश है कि इस साल में ये जो स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल बच्चों के लिए एजुकेशन है उस पर भी हम आए। तो ये हमारे दो मेजर फील्ड है जी, हेल्थ केयर का हो गया, एजुकेशन का, एक हमारा दारुल उलूम और रेजिडेंशियल मदरसा है जिसमें 110 से ज़्यादा बच्चे हैं जो हिफ्ज़ है, तजवीज़ है, दर्स निज़ामी करते हैं। तो ये 3 एरियाज हैं जी। ठीक है, गुफ्तगू इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अहमद साहब चुगताई साहब भी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, मजहबी स्कॉलर हैं। हम सब रमज़ान का आखिरी अशरा है, हम चाहेंगे इसकी क्या अहमियत है, शब कदर की क्या फजीलत है, वो हम अपने नाज़रीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक सारा ही बरकतों और रहमतों वाला महीना है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान का पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़रत और तीसरा जहन्नुम की आग से आज़ादी का अशरा है। बेशक आखिरी अशरे की जो फजीलत नुमायाँ है, इसको इम्तियाज़ हासिल है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र है, जिसके बारे में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में सूरह क़द्र पूरी सूरत मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल फरमाया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और आपको क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है। और फिर आगे फरमाया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। यहाँ हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत है कि बनी इसराइल के एक शख्स का तज़किरा हुआ हज़ूर नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने, और वो शख्स 1000 महीने तक दिन भर जिहाद करता और रात को क़याम करता। जब हज़ूर नबी मुकर्रम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के इस शख्स की बात सुनी, इसका तज़किरा सुना, तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्ब अतहर में ये ख़याल आया कि बनी इसराइल के लोगों की इतनी ज़्यादा उम्रें थीं, 1000 महीने तक वो इबादत करते रहे, तो मेरी उम्मत जो है इबादत के लिहाज से उनका मुकाबला कैसे करेगी। तो वो खालिक कायनात जो अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत फरमाता है और फरमाता है, वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा, कि अनकरीब हम आपको राज़ी कर देंगे। फौरी तौर पर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाज़िर खिदमत हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब ताला ने रमज़ान के आखिरी अशरे में, रमज़ान में आपको एक ऐसी रात अता कर दी है जिस एक रात की इबादत 1000 महीनों से बेहतर है, उसके बराबर नहीं है, उससे बेहतर है। तो हज़ूर नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत का ख़ास एहतमाम फरमाते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ऐसे तो हजूर का मामूल था कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीगर अय्याम में भी रात भर क़याम करते, इसीलिए तो सूरह मुज़म्मिल में हुक्म हुआ, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला, कि ए चादर ओढ़ने वाले सारी रात क़याम ना किया करें, रात का कुछ पहर आराम कर लिया करें। तो यहाँ पर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी अशरे में बिलखसूस सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजूर कमर कस लेते इबादत के लिए और ख़ास उसका एहतमाम करते, रात भर सजूद व क़याम में गुजारते। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। यही वजह है कि लैलतुल क़द्र की तलाश के लिए रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ किया जाता है। एतकाफ़ का मतलब ही है ठहर जाना, रुक जाना, गोशा नशीन हो जाना। तो इंसान दुनिया की तमाम झमेलों से को छोड़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में झुक जाता है, गोशा नशीन हो जाता है और खालिसतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए वो जब अल्लाह की इबादत करता है, वो नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, रात भर क़याम करता है, अपने रब के हजूर अपने सर को झुका देता है, तो उसका जो ताल्लुक़ है वो अपने माबूद से डेवलप होता है, इस्तवार होता है। और फिर ये लैलतुल क़द्र की तलाश का एक ज़रिया है, और जिसे लैलतुल क़द्र मिल गई
हजूर नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र में जिसने ईमान और खलूस के साथ क़याम किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की, खालिक़े कायनात उसके तमाम साबका सगीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। मलिक साहब से भी गुफ्तगू करेंगे। मलिक साहब, आज के दिन की मुनासबत से एक यौम पाकिस्तान भी है और आपको भी आज एक बड़ा ज़बरदस्त अवार्ड से नवाजा गया है, तमगा इम्तियाज़ से। तो जो आने वाले सहाफ़ी हैं या जो मौजूदा दौर में काम कर रहे हैं, उनको कोई मैसेज आप कन्वे करना चाहते हो, किस तरह से काम करें, किस तरह से इस रास्ते पर चलें? चीज़ मैं ऐड ऑन करूँगी, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, आप पढ़ाते भी रहे हैं, कोई चीज़ एजुकेशन में आप तब्दील करना चाह रहे हैं क्योंकि ये आगे आने वाली नस्लों के लिए बेहतरी हो सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ख़ासतौर पर न्यू कमर जो हमारे तलबा आते हैं जी, एक तो ये कि शॉर्टकट तलाश ना करें। अगर वो स्टडी करें और पढ़ने लिखने का जो रुझान है वो कम हुआ है। एक तो मोबाइल की रील्स ने हमें ख़राब कर दिया, हम सारा दिन वो ऊट पटांग किस्म की चीज़ें देखते हैं। किताबें पढ़ने का रुझान ख़त्म हो गया, इल्म की तरफ जाने की कोशिशें वो कम हो गई। और मैं समझता हूँ अगर आप दुनिया के इस वक्त जो निज़ाम है, दुनिया में जो कुछ चल रहा है, उससे अगर आगाह नहीं होते, अपना एक्सपीरियंस भी आपका नहीं होता, तो आप फोकस ये होना चाहिए कि हम जो ख़ास तौर पे जर्नलिस्ट आते हैं, एक तो उनका इन्वेस्टिगेटिव सोच होनी चाहिए कि खबर की तलाश सबसे पहले तो होता था, खबर कैसे तलाश करनी है। तो कोशिश ये नहीं है कि लोगों में टैलेंट नहीं है, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, हमसे ज़्यादा ज़हीन बच्चे हैं, आने वाले लोग हैं, बड़े शार्प भी हैं, लेकिन उस डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। और वो अगर शॉर्टकट को छोड़ के इस तसलसल के साथ मेहनत पे लग जाएँ तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान इज़ ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ये जो हम हर वक्त अपने आप को कोसते रहते हैं ना जी कि पाकिस्तान ने हमें सच्ची बात इज़्ज़त दी है, हमें मुकाम दिया है। हम जैसे मेरे जैसे देहाती आदमी को जो गांव से चल के आया, लाहौर ने तालीम दी, उसको यूनिवर्सिटी पहुंचा, यूनिवर्सिटी से निकल के इस मीडिया के फील्ड के अंदर हम आए, तो अपॉर्चुनिटीज़ बेशुमार हैं। शर्त यह है कि आप दयानतदारी के साथ अपना काम करें, फोकस्ड रहें, और फिर जो नफ़रतें हैं इसको कम करें। मैं तो अक्सर लोगों से कहता हूँ कि हमें नफ़रतों ने तबाह कर दिया। हम नफ़रत और मोहब्बत दोनों में बड़े एक्सट्रीम रखने वाले लोग हैं। किसी सियासतदान से या किसी हुकूमती अहदेदार से ना आपकी मोहब्बत इतनी होनी चाहिए, ना नफ़रत होनी चाहिए। ये जो नफ़रतों और मोहब्बतों ने ना, इंसान रास्ते से हटता ही तब है, या नफ़रत में गुमराह होता है या मोहब्बत में गुमराह होता है। तो गुमराही दोनों तरफ होती है। बैलेंस सोसाइटी दुनिया में आप देखें ना, जहाँ भी दुनिया में दो ममालिक हमसे आगे निकल गए, वो बैलेंस सोसाइटीज़ हैं, वहाँ डायलॉग होता है, बातचीत होती है। हम तो गाली गलौज पे उतर आए हैं, हम तो डायलॉग नहीं कर सकते, हम बैठ के बात नहीं कर सकते, हमने बुत बना लिए। एक कहता मेरे मियाँ दे नारे बजणगे, दूजा कहता खान दे नारे बजणगे, तीजा कहता बिलावल दे नारे बजणगे। इस हद तक ठीक है, मैं ये नहीं कहता अपनी अपनी पार्टीज़ को सपोर्ट किए करें, लेकिन अंधी तकलीद। और दो तीन चीज़ें मैं अक्सर कहता हूँ, खालिद साहब मेरे बड़े सीनियर, हमसे बड़े रहनुमाई लेते हैं, बड़ा खूबसूरत लिखते हैं ये। देखें, दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि हमें करने की ज़रूरत है। मुसलमानों को चैलेंज किया है, हमें इक़्तिदार मिल जाए हम संभाल नहीं पाते, इक़्तिदार और इख्तियार मिल जाए, हमें दौलत मिल जाए हम संभाल नहीं पाते, हमें शोहरत मिल जाए हम संभाल नहीं पाते। ये तीन हमारे लिए बहुत बड़ी आजमाइशें हैं। तो ये इनको अगर आपके सियासतदान, अगर आपके मीडिया, अगर आपकी इस्टेब्लिशमेंट, अगर आपके ब्यूरोक्रेसी, ये सारे ही समझ जाएं कि ये तीनों चीज़ें आरती हैं, इन सब ने ख़त्म होना है। देखे ना, बड़े बड़े नाम हो गए, आवाज़ भी आज उसकी सुनाई नहीं देती, चंगेज़ के लहजे में जो कल बोल रहा था। तो ये चीज़ें सारी फ़ानी हैं, इसने सब ने ख़त्म होना है। और अगर कितनी आजिज़ सोसाइटी है, देखिए मैं कई दफ़ा लोगों से कहता हूँ, हम अगर वेस्ट की जो तारीफ हमें करनी भी चाहिए, वहाँ आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, किसी से ना भी टकराए तो 600 दफ़ा अगला बंदा सॉरी करता है। बंदे को शर्म आई थी कि नहीं यार बस कर दे, वरना सॉरी ना कर। तो यहाँ मैं कल परसों के बंदे से कहता कि कोशिश ये होती है कि बंदा मेडिकल स्टोर में या कहीं हो तो उधर से कोई खातून या कोई बुजुर्ग आ रहा हो तो बंदा खड़ा होता है, इवन दरवाज़ा खोल लेता है बंदा कि अब आप पहले आ जाए। तो इतनी रोनों से पास से गुजरता है कि एहसास होता है कि ना ही खोलता चंगा सी। हालांकि एक जुमला हंस के कहने में, शुक्रिया या मुस्कुराने में हर्ज क्या है। तो हम ना वो एग्रेशन ज़्यादा सोसाइटी से बाहर निकलें, गुस्सा, लड़ाई, झगड़ा और ये दो जैसे जो है ना एक दूसरे के साथ हम। सर क्या हम डिप्रेस सोसाइटी हैं?
मेरा ख्याल है किसी हद तक। देखिए कुछ इसमें कसूर, मैं उन चीज़ों को टारगेट नहीं करना चाहता, कसूर किसका है, कसूर शायद हम सब का चलें, लेकिन हमने शायद बचपन से सीखा ये 2-3 चीज़ें मेरे बड़े काबिल एहतराम हैं। हमारे दीनी जो लीडरशिप है उन्होंने भी 2-3 चीज़ें मेरी राय के मुताबिक, मैं अल्लाह मुझे माफ़ करे अगर मैं गलत हूँ तो, वो भी पिछले कई सौ साल, मैं आज की बात नहीं करता, हमने लोगों को जो है वो ये ज़रूर सिखाया, स्पिरिचुअलिटी सिखाई हमने, नमाज पढ़ेंगे जन्नत में जाएंगे, नेक होंगे, अगले जान में हूरें भी मिलेंगी, जन्नत भी मिलेंगी, दूध की नहरें भी होंगी, शहद भी होगा। इस पे फोकस्ड हैं हम, अमाल की तरफ फोकस्ड हैं, एक जो पर्सन के अल्लाह के साथ जो ताल्लुक है उस पर हम फोकस्ड हैं। बड़ी लोगों ने तबलीग का काम भी किया है, लेकिन सोसाइटी का जो क़याम था शायद हमारा टारगेट नहीं रहा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आई इसलिए थे कि एक ऐसे मुआशरे का क़याम जहाँ इंसाफ होगा, जहाँ गरीब का भला सोचा जाएगा, जहाँ एक दूसरे के काम आएंगे हम, जहाँ बड़ों की इज्जत करेंगे, जहाँ हम सच बोलेंगे, ये उस पर हम फोकस नहीं रहे। आप अपने देहातों में जाके देखें ना, ये आज भी 3 फुट की गली 6 फुट की गली है, लेकिन आप उसी वेस्ट के अंदर जाके देखें 1000 साल पुराने गांव के अंदर कम्युनिटी सेंटर की जगह भी है, वो उसका गोल चक्कर भी है और डबल वे रोड्स भी बने हुए हैं। तो मेरे ख्याल में जो इस कम्युनिटी को बेहतर करने की कोशिशें थी वो हमने नहीं की। और फिर जो मैं एक और अर्ज करता हूँ सर, हमारे की बुजुर्ग उलमा जुमे का खुतबा सुना करते थे, वो गरीब को जो है वो जोड़ा करते थे, जन्नत में गरीब जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी राय के मुताबिक गरीब की इज्जत करनी सिखाई, गरीब के ऊपर हाथ रखना सिखाया, गरीब रहना नहीं सिखाया। हमने गरीब रहने की भी बड़ी तरगीब दी है कि आगे जिंदगी की दौड़ में आगे नहीं निकलना। वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की जाती है ना कि जो है गुर्बत कुफर की हदों को ले जाती है, उसको हमने फोकस कर दी कि गरीब ही रहना है। उसका मतलब ये था कि गुर्बत से हमें बाहर निकलना है, हमने तरक्की करनी है, हमने आगे बढ़ना है, हमने दुनिया पर राज करना है, हमने टेक्नोलॉजी सीखनी है, हमने साइंस पढ़नी है, और हमें दुनिया के निज़ाम को शिकस्त देके अपने निज़ाम को जो अल्लाह का निज़ाम है उसको नाफज करना है। तो हम अपने आप को यतीम, मस्कीन और गरीब बनाने के चक्कर में पड़ गए। ये हमारी बुनियादी गलती। कभी भी मैं अगर तारीख के औराक देखता हूँ तो मुझे लगता है खालिद साहब बेहतर समझते इस हवाले से, मेरी राय पे पता नहीं मैं कितना गलत हूँ कितना सही हूँ। नहीं आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और एक बार फिर से मुबारकबाद देना चाहेंगे मलिक साहब को तमगा इम्तियाज़ मिलने पर। यकीनी तौर पर मलिक साहब के लिए, पूरे इदारे के लिए बड़े फख्र की बात है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हम बात करते हैं सोशल वर्क्स की, और सोशल वर्क्स पे जो नाम पेश है वो है खालिद महमूद रसूल साहब आपका। सर आप ये बताइएगा कि आपने कहा कि आपकी कुछ एक्सपेंशंस चल रही हैं, उस एक्सपेंशंस में हॉस्पिटल में आप क्या नई चीज़ लेकर आ रहे हैं, और तालीमी इदारों में आपने कहा कि ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, CP के बच्चों के लिए भी आपके साथ एक कोलैबोरेशन हो रही है एक और इदारे के साथ, उसके बारे में थोड़ा सा और बता दें। इसमें जो हॉस्पिटल में ऐसा है कि 1986 से हॉस्पिटल कायम हुआ, इसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ी अपग्रेडेशन होती रही है, लेकिन अब हेल्थ सेक्टर में बड़ी मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ चुकी हैं, रेवोल्यूशनरी काफ़ी इसमें चेंजेस आ चुकी हैं। तो काफ़ी अरसे से हमें ज़रूरत महसूस हो रही थी कि जहाँ 1000 से ज़्यादा पेशेंट डेली आ रहा है कि इसमें काफ़ी अपग्रेडेशन होनी चाहिए, एक्सपेंशन की भी ज़रूरत है, अपग्रेडेशन की भी ज़रूरत है। तो अब उसमें ये कर रहे हैं जी कि इस साल हमारा जो पहला फेज़ है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 16 बेड की कम्प्लीटली स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी जो है वो डेवलप हम कर रहे हैं। 6 बेड का जो है ICU वो हम डेवलप कर रहे हैं। उसके अलावा 36 बेड्स के 2 वार्ड जो है वो कम्प्लीटली वो हम नए डेवलप करके दे रहे हैं। उसके अलावा हमारे जितने भी ऑपरेशन थिएटर्स हैं उनको सारों को कम्प्लीटली रिवैम्प कर रहे हैं। और ये हमारा जो इस साल का टारगेट ये है कि हम ये सारा अगर काम कर लेते हैं, इसके साथ फिर ये है कि हमारे कुछ स्पेशलाइज क्लिनिक इंशाल्लाह करने का प्रोग्राम है। इसमें एक डायबिटीज़ मैनेजमेंट का सेंटर है। उसके अलावा ये कि लिवर और किडनी का जो इशू है उस बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। अच्छा, तो ये हमारे जो 25 के जो टारगेट है उसमें इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि ये एक्सपेंशन हम करेंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम देख रहे हैं कि लोग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा या पॉवर्टी ट्रैप में गए हैं, या इकोनॉमिक कंडीशन इतनी वल्नरेबल हैं कि 100 रुपये की पर्ची फीस पे भी अक्सर सफ़ेद पोश लोग भी उन्हें तकलीफ और होती है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अब डिमांड है कि जी आप हमें जितना ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें, या तो बिल्कुल ही फ्री करें या कम अज़ कम ये है कि मज़ीद रियायत कर सकें। अब उस सिलसिले में हमारी कोशिश ये है कि हम जो अहले दर्द हज़रात हैं, मुखय्यर हज़रात हैं, कि वो इसमें अगर हमें आएँ तो ऑपरेशनली हम जो काम कर रहे हैं उसमें जितना ज़्यादा हम लोगों को फैसिलिटेट कर सकें, जितना ज़्यादा उनको दवाइयाँ मुफ्त दे सकें, उनको ये है कि जो OPD है वो फ्री कर सकें, एमरजेंसी सर्विस की जो रियायत है वो मैक्सिमम उस वक्त दे सकें,
डायग्नोस्टिक्स में जितना हम कर सकें। अब उसका ये है कि कम से कम 8 से 10 करोड़ रुपए का अगर साल का खर्चा है, अगर उसको खुल के आप उस सलाह से करते हैं। हम इस वक्त यही कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे अपने रिसोर्सेज से है, जो चाहते कि हमारे दोस्त गवर्नमेंट की सतह से कोई आपको हेल्प हुई हो या कोई रजिस्ट्रेशन? बहुत नॉमिनल नहीं, हमारी एक तो रजिस्ट्रेशन तमाम इदारों से है, पंजाब चैरिटी कमीशन से भी है, सोशल वेलफेयर से है, ट्रस्ट में है, पाकिस्तान जो हमारी जो सेंटर फॉर फिलैंथ्रोपी है उससे हमारी रजिस्ट्रेशन है। हम चाहिए कि अपना FBR में भी रजिस्टर्ड है, तो वो हमारी सारी रजिस्ट्रेशन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है। वी आर शरिया सर्टिफाइड ऑल्सो पिछले 2 साल से। लेकिन ये है कि जो गवर्नमेंट की आपकी ज़कात की बात करें वो नॉमिनल सी अमाउंट है जी, वो बड़ी ज़्यादा अमाउंट नहीं है। लेकिन ये है कि बहरहाल हमारी कोशिश ये है कि हम सिविल सोसाइटी तक पहुँचे, अपना प्रोग्राम पेश करें। ये जो एक्सपेंशन का हमारा प्रोग्राम है ये फ़ेज़ 1 में तकरीबन 10 करोड़ रुपया जी कॉस्ट करेगा। फिर इसी तरह 2026-2027 में हमारा प्रोग्राम है अपनी कैपेसिटीज़ को मज़ीद इन्हांस करने का। अच्छा, फिर ये पुराना हॉस्पिटल है, इसमें काफ़ी सारी मशीनरी जो है वो रिप्लेस करने की ज़रूरत है, कुछ नई मशीनरी लाने की ज़रूरत है। कुछ कोलैबोरेशंस का हमारा इंशाल्लाह इरादा है कि कुछ इदारों के साथ लाइक जो PKLI या जो कोच और इदारे हैं कि हम कुछ ऐसे काम कर सकें कि ये जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो एक एक्सट्रीम केस है, लेकिन एक बंदे की उससे पहले अगर आप उसकी अर्ली डायग्नोसिस में, उसकी पेन रिलीफ करने में उसको हेल्प आउट कर दें, जो छोटे छोटे उसके डेली के मसाइल हैं उसको अगर वहीं मतलब आप सपोर्ट कर सकें, फैसिलिटेट कर सकें तो बड़ी बात होगी। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग। जो स्कूल्स के अपने एजुकेशन के हद तक रीच आउट कर सकते हैं, किसी ने चैरिटी देनी हो या हेल्प करनी हो तो आपको कहाँ रीच आउट कर सकते हैं? मैंने एक तो प्रोवाइड किए थे, शायद मेरे स्क्रीन पे भी चल रहे हैं, नहीं तो हमारे जो सोशल पेजेस हैं उसमें वेबसाइट है हमारी, हमारे सोशल पेजेस हैं, हमारी कैंपेन भी इस वक्त चल रही है, हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल जो है वो इजीली रीचेबल है। तो वो जो है वो लोग उसमें हम रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि दिल खोल के आएँ। और दूसरे ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो लोग हमें विजिट करना चाहें, सीइंग इज बिलीविंग वाली बात है, हमारे इंस्टीट्यूशन में जो लोग भी विजिट करना चाहें आके खुद अपने बनज़रे खुद उसका जायज़ा लेना चाहें, मुशाहिदा करना चाहें, दे आर मोस्ट वेलकम। इजीली वॉक इन के जरिए भी वो जाकर इन तमाम चीज़ों को वेरीफाई भी कर सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और कश्मीर के किचन में आज क्या बन रहा है ये बताएंगी शेफ फातिमा। जी फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आज जो है वो हमारे कश्मीर के किचन में बन रहा है फ्राइंग आइटम है, विंग्स बना रहे हैं हम, हनी ग्लेज्ड विंग्स, ठीक है। और उसके साथ जो है ना ये फ्राई हो रहे हैं अभी सबरोसों के कबाब, सीख कबाब। विंग्स जो है वो मैंने प्लेटिंग कर दी है, उसको मैं आपको जो है वो रेसिपी बता देती हूँ। इसमें 2 kg लिए हमने विंग्स, उसके साथ जो है वो 1 कप ऑफ राइस फ्लावर, 1 कप ऑफ कॉर्नफ्लावर, और जो है उसके साथ आप ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ कनौर का जो चिकन पाउडर है वो, 1 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली पेपर, और इसको जो है ना वो आप 1 अंडा ऐड करके जो है इसको बैटर बना लेंगे। बैटर के साथ आप इसको जो है ना विंग्स को फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके उसके साथ जो है ना वो टॉस जिस सॉस के साथ करना है वो है 1 कप ऑफ केचप। केचप आप कोई भी ले सकते हैं, चिली केचप भी, टोमेटो केचप भी। 1 कप ऑफ सराचा सॉस, 1 कप ऑफ हनी जो है ना वो आप कोई भी ले सकते हैं, खुला हुआ भी, और जो पैकेट्स में आपके पास आता है किसी ब्रांड का अच्छा वो भी आप ले सकते हैं। और उसके साथ जो है ऐड करेंगे आप 1 टेबलस्पून रेड चिली पेपर, 1 टेबलस्पून ऑफ विनेगर, 1 टेबलस्पून ऑफ हॉट सॉस, और इन सारी सॉसेस को आप जो है ना वो मिक्स करेंगे। और उसके बाद जो है ना वो फ्राइड विंग्स के साथ जो है आप उसको टॉस कर लेंगे। बिल्कुल, आप कोई डिश दें इसको भी डिश आउट कर दें क्योंकि ये भी बिल्कुल तकरीबन तैयार हो गए हैं और जबरदस्त किस्म के कबाब जो हैं आज हमारे इफ्तार का हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल, उसके साथ है हनी ग्लेज्ड विंग्स विद सॉस। और हमारे पास ड्रिंक्स में भी 2 चीजें हैं बिल्कुल। रूह सब्ज के साथ जो है ना वो हमने ऐड किया है दूध, इसमें है रोज वाटर का 1 टेबलस्पून ऐड करें आप, और जो है ना वो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आपका आता है। और साथ ऐड किए हैं मैंने चिया सीड्स। तो ये एक ड्रिंक हो गया हमारा। और जो दूसरा ड्रिंक है वो है 7 अप मसाला। मसाले के अंदर जो है ना वो मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून जो है इसमें ब्लैक पेपर है, और इसमें है ड्राइड रोज। ड्राइड रोज की जगह आप रोज पेटल भी यूज कर सकते हैं। और उसके साथ जो है ना वो हम सिंपली ऐड कर रहे हैं 7 अप। तो ये 2 ड्रिंक्स हैं हमारी, और सबरोसो के जो है वो सीख कबाब है, बिल्कुल कबाब हो, और साथ में जो है ना वो हनी ग्लेज्ड विंग्स है। बिल्कुल। तो किचन से तो बड़े मज़ेदार किस्म की डिशेस जो है वो तैयार हो रही हैं, इफ्तार का हिस्सा बनाएंगे। आप भी अपने इफ्तार का हिस्सा बनाएं। और हमारे जो सुपे यूनिवर्सिटी के कलनरी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो हमारे कश्मीर के किचन में हेल्प कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसी है। साबिर साहब से हम लास्ट मिनट लेंगे। साबिर साहब, आखिरी अशरे में तकाफ बैठने की सुन्नत की ख़ास अहमियत जो है वो क्या है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी हयात तय्यबा में हर साल रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एतकाफ़ किया है। ये हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुसलसल सुन्नत है कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस एतकाफ़ को जारी रखा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, आपने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे लैलतुल क़द्र नसीब हो जाए तो फिर मैं क्या पढ़ूँ, क्या अमल करूँ? तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, कि ए मुआफ़ करने वाले, ए हमारे रब मुआफ़ करने वाले, ए करीम रब, करम फरमाने वाले, तू मुआफ़ करने को पसंद फरमाता है, मुझे भी मुआफ़ फरमा दे। बहुत ठीक है, बहुत शुक्रिया। वक्त की हमारे पास कमी है, हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस्लामिक स्कॉलर साहबजादा अहमद साबर चुगताई साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। जनरल सेक्रेटरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट खालिद महमूद रसूल साहब ने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। और अब्दुल वहीद ने बड़ा ज़बरदस्त कलाम हमारे साथ शेयर किया, आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।